नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा अभिनव सिंह। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम लक्ष्य में आपका स्वागत है। अब वो वक्त आ गया है जब स्टूडेंट्स अपने भविष्य का सबसे अहम फैसला करेंगे। उन्हें किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस ब्रांच या सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, ऐसे कई सवाल और उनके सही जवाब उन्हें सही लक्ष्य के चुनाव में मदद करेंगे, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपका साथ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और काउंसलिंग के बारे में, जिस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना नेमा, जो बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और इस क्षेत्र में करीब 20 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं। और इसके साथ ही काउंसलर के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं तरुण परे जी, जो बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इस फील्ड में करीब 5 साल का एक्सपीरियंस है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। मैम, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। सबसे पहले तो हमें कुछ समझाएं कि क्या एग्जैक्टली होता है इस कोर्स के बारे में। जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो कि एवरग्रीन फील्ड है, जो हर इंडस्ट्री एप्लीकेशन में यूज़ होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड की पढ़ाई जो ब्रांच है, उसमें हम मशीनों की वर्किंग को समझते हैं। उनके जो सिद्धांत हैं, जो बच्चा स्टैंडर्ड 11-12 में पढ़ता है, वो सिद्धांत यूज़ होते हैं उन मशीनों को काम कराने में। और उन मशीनों से आज हम देख रहे हैं कि सारे देश, पूरी दुनिया कितनी तरक्की कर रही है, कितने ग्रोथ के रास्ते में अग्रसर हैं। तो ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड और इसके साथ साथ दूसरी फील्ड्स सभी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली जो मशीन की ऑपरेशंस हैं उनको समझाया जाता है और उनको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए चलता जा रहा है, रिसर्च चलती जा रही है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड जो है एक एवरग्रीन फील्ड है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं कैरियर के हिसाब से। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ स्कोप है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तरुण परे जी हमारे साथ हैं एज ए काउंसलर, तो उनसे हम जान लेते हैं कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होती है, क्या कुछ स्टेप्स होते हैं, किस किस दौर से गुजरना पड़ता है स्टूडेंट्स को। जी तरुण जी। जैसा कि काउंसलिंग का टाइम अभी शुरू होने वाला है, तो इसमें बच्चों को नियर अबाउट कम से कम 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें पहली स्टेज रहती है रजिस्ट्रेशन की। इसमें स्टूडेंट्स को अपने JEE की जो मेंस एग्ज़ाम है उसके और 12th के जो परसेंटेज हैं उसके बेसिस पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका सत्यापन जो है आपको नियर बाय जो आपके काउंसिल स्टेट्स रहेंगे वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको रहेगा आपका चॉइस फिलिंग का। इसमें आपको आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स जो आपका विषय है वो और उससे रिलेटेड जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसमें आप अपना एनरोल कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद आएगा आपका अलॉटमेंट का। इसमें आपको आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंगली चीज़ें अलॉट की जाएगी। जो सब्जेक्ट और जो कॉलेज आपने आपके चॉइस फिलिंग में फिल किया है वो आपको अलॉट किया जाएगा। और फाइनली अलॉटमेंट के बाद आपको विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर उसमें आपको कॉलेज में आपको रिपोर्ट करनी रहेगी आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। जी बिल्कुल। तो इंटरेस्ट के साथ साथ परसेंटाइल भी आपके काफ़ी ज़रूरी होते हैं कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा स्कोर किया है। मैम, अगर मैकेनिकल की हम बात करें तो क्या क्वालिटी स्टूडेंट्स में होनी चाहिए और क्या परसेंटाइल्स उनके होने चाहिए जो उन्हें मैकेनिकल इंजीनियर मिल सके, वो ऑप्ट कर सकें इससे? हर बच्चा इस फील्ड को ऑप्ट कर सकता है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ, लेकिन मिनिमम कुछ परसेंटेज तय किए गए हैं, वो उतने होना चाहिए। 12th में 50% और JEE में भी अपीयर होना चाहिए बच्चे को। अगर नहीं भी है तो भी प्रॉस्पेक्ट्स चांसेस रहते हैं कि उनका हो जाता है एडमिशन, अगर सीटें खाली रहती हैं। जहाँ तक विषय विशेष का सवाल है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सवाल है, तो आपका अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर उस फील्ड को चुन सकते हैं। जी बिल्कुल। कई बार मैंने मैम ऐसा सुना है स्टूडेंट्स को कि मैकेनिकल काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है, तो अगर उनके मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं तो भी वो लेते नहीं है। तो क्या वाकई ऐसा है? क्या बच्चे इस जो डरते हैं वो डर सही है, या मैकेनिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है? जैसा आप बता रही हैं उससे लग रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है मशीनों के बारे में जानना। नहीं, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हर कहीं भी जहाँ भी आप कोई भी चीज़ होती हुई देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, मार्केट में कोई नया सामान आता है, तो उसकी डिज़ाइन
मैकेनिकल इंजीनियर्स ही करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स उनकी हेल्प भी लेते हैं, कंप्यूटर्स विशेषज्ञों की और आईटी फील्ड, आईटी एक्सपर्ट्स की, सभी की मिली जुली जो एक एफर्ट होता है मिला जुला, उससे एक नया प्रोडक्ट डेवलप होता है। आजकल आप देख रहे हैं नए नए मोबाइल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये सारी फील्ड्स मिलके, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो फिज़िक्स के फंडामेंटल्स जो बच्चे पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के जो फंडामेंटल्स 11th 12th में पढ़ते हैं, वो सारे काम आते हैं। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हैं और मैथ्स में आपकी रुचि है, तो आप बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओर जा सकते हैं। जी, यानी इंजीनियर बनने के लिए मैथ्स तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और मैकेनिकल अगर आप लेना चाहते हैं तो मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। बस इतनी क्वालिटी अगर स्टूडेंट में हो और इंटरेस्ट हो मैकेनिकल लेने के लिए तो वो ले सकते हैं। तरुण, आप हमें बताएं कि एडमिशन्स के क्राइटेरिया क्या होते हैं, क्या किस अकॉर्डिंगली कैसे काउंसलिंग होती है और क्या कुछ क्राइटेरियाज होते हैं उसके? जी, एडमिशन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो 12th है वो मैथ साइंस से होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो है आपके किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में भी SC ST और OBC, और जनरल कैटेगरी में आप अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 45% आपके 12th में होना ज़रूरी है। प्लस इन दोनों, और अगर रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो SC और ST के लिए 40% है, और OBC भी अगर इसमें क्लासीफाई है, OBC क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। उसमें आपके अगर 45% है तो ही आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है, और नॉन क्रीमी लेयर में आपके 40% होना, मिनिमम 40% होना जरूरी है। अगर हमने देखा डिफरेंट काउंसलिंग की भी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, कई बार ये थर्ड काउंसलिंग तक जाती है, ये क्या होता है तरुण, इसके बारे में भी जरा समझाएं हमें। जी, ये फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, इसमें ये होता है मैम कि अगर स्टेप वाइज में अगर फर्स्ट काउंसलिंग में कोई स्टूडेंट मिस कर देता है जी, इस काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाता है किसी कारण से, तो उसको सेकंड काउंसलिंग में चांस मिलता है, और उसमें भी अगर वो मिस कर देता है थर्ड काउंसलिंग में उसको चांस मिलता है। और इसके अलावा फर्स्ट काउंसलिंग में अगर स्टूडेंट ने अपनी चॉइस फिलिंग और कॉलेज ब्रांच अपने इंटरेस्ट का नहीं ले पाया है तो सेकंड काउंसलिंग में वो चेंज कर सकता है। जी, यानी अगर एब्सेंट रहता है स्टूडेंट तो उसे सेकंड काउंसलिंग में भी चांस दिया जाता है, और जैसा कि आपने बताया कि अगर वो अपने फर्स्ट काउंसलिंग के अलॉटमेंट से खुश नहीं है तो वो सेकंड काउंसलिंग में भी बैठ सकता है। तो क्या इसके लिए भी दोबारा से कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है? मैम, इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार होता है जो फर्स्ट टाइम उसने किया हुआ है, और सेकंड टाइम पे बस उसका अगर अपग्रेड करना हो या उसमें इंटरेस्ट नहीं है उसका फर्स्ट काउंसलिंग में जो अलॉटमेंट हुआ है तब जाके वो सेकंड काउंसलिंग में फेस कर सकता है। और बाकी थर्ड फोर्थ काउंसलिंग जो होती है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, इसमें बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के डायरेक्ट वो कॉलेज लेवल पे जाके अपना एडमिशन क्लेम कर सकता है, एडमिशन कर सकता है वहाँ पे वो जी। और अगर अलॉटमेंट से खुश नहीं है स्टूडेंट तो भी क्या वो क्लेम कर सकता है दूसरे अलॉटमेंट के लिए? जी, उसके लिए क्या है कि ऑनलाइन काउंसलिंग में अपग्रेडेशन सिस्टम होता है, उसमें चाहे स्टूडेंट चाहे तो अपग्रेडेशन के लिए उसमें मतलब अप्लाई कर सकता है कॉलेज में। उससे क्या है, अगर सीट्स अगर उसको मिल जाती है अपॉर्चुनिटी आगे अच्छे कॉलेज में रिजर्वेशन की सीट रिजर्व करने की, तो वहाँ पे उसको अपग्रेड कर सकता है चीज़ें। जी बिल्कुल। चलिए प्रोफेसर अर्चना के पास हम रुक करेंगे। अर्चना जी, मैकेनिकल जो सब्जेक्ट है वो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो लड़के होते हैं, जो बॉय स्टूडेंट होते हैं, वो ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, तो क्या वाकई ये गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, या फिर सिर्फ एक ये मिसकंसेप्शन है और यही वजह है कि लड़कियाँ इसमें ज़्यादा नहीं देखी जाती? हाँ, ये बहुत बड़ी मतलब गलत धारणा है सभी मतलब सोसाइटी में कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पहले के ज़माने में कुछ जो मैनुअल वर्क ज़्यादा होते थे, अब IT और ऑटोमेशन के कारण जो सारी मशीनें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, उनका ऑपरेशन बस समझना पड़ता है, और फंडामेंटल्स यानी कि उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझना पड़ता है, तो आप आसानी से सभी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। और ऑपरेट एक्चुअली इंजीनियर ऑपरेट खुद नहीं करेंगे, वो तो करवाएंगे। बेसिकली मैनेजरियल जॉब होती है एक इंजीनियर की, जो अपने असिस्टेंट से सारे काम करवाते हैं, लेकिन पढ़ाई
करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी से काम करवाते हैं तो आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बेसिकली लड़कियां मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल वर्क कर सकती हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड लड़कियों के लिए भी उतना ही लाभदायक है जितना कि लड़कों के लिए। जी अर्चना जी, आपको तो 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आपने काफ़ी पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। उस दौर में इस दौर में आप फ़र्क देखती हैं, लड़कियां इस सब्जेक्ट को चूज़ कर रही हैं? आजकल धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, लड़कियां आ रही हैं इस फील्ड में और अपने आप विलिंगली इस फील्ड को, इस ब्रांच को चूज कर रही हैं। जी। और जॉब्स के वक्त क्या होता है? क्या कंपनी एंटरटेन करती हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स, गर्ल्स मैकेनिकल इंजीनियर्स को? क्या वो ये सही पाती हैं कि इस पोजीशन के लिए लड़कियां सही हैं, या फिर उनके दिमाग में भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि लड़कों को ये जगह ऐसा कहीं नहीं है। हर कंपनी जब अपना एडवर्टाइजमेंट निकालती है रिक्रूटमेंट के लिए, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता है कि लड़के ही चाहिए या लड़कियां ही चाहिए। वो तो ओपन रहता है और सभी मेल हो चाहे फीमेल हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तरुण जी, फी वेवर एक शब्द, एक टर्म, इसके बारे में कुछ समझाएं हमें। ट्यूशन फी वेवर क्या होता है? जी, ट्यूशन फी वेवर जो है शिक्षा में जो आपको शुल्क है वो माफ़ किया जाता है इसका। ये जो है 2007 में MHRD ने शुरू किया था। इसके तहत हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट जो कि AICTE से अप्रूव है, वहाँ पे उनको 5% अपनी सीट्स ट्यूशन फी वेवर के लिए दी जाती है। और इसमें जो है स्टूडेंट्स जिनकी इनकम 6 लाख से कम है वो इस ट्यूशन फी वेयर का लाभ ले सकते हैं। जिनके पेरेंट्स की इनकम, जिनके फैमिली में पेरेंट्स की इनकम। क्या और क्या क्राइटेरिया होता है? क्या ये सारे कैटेगरीज के लिए, जनरल कैटेगरीज के लिए भी होता है, या फिर कुछ स्पेसिफाइड है इसके लिए? एक कैटेगरीज इसमें स्पेसिफाइड है, और दूसरी चीज इसमें यह है कि ट्यूशन फी वेयर स्कीम का लाभ वही ले सकते हैं जिन्होंने JEE मेंस का एग्जाम दिया हुआ है। JEE मेंस का एग्जाम अगर नहीं दिया हुआ है तो ये जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, ट्यूशन फी वेयर स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, चाहे उन्होंने कितना भी स्कोर किया हो। 12th के परसेंटेज इसमें फिर मायने रखेंगे। जी, और उसके लिए क्या प्रोसीजर है अगर कोई स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो? जी, उसमें अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो उसमें ऑप्शंस रहते हैं। आप ट्यूशन फी वेयर स्कीम का आप क्लेम कर सकते हैं। उसमें क्या, हम ट्यूशन फी वेयर स्कीम में हमें चाहिए इस चीज़, इस तरह से कर सकते हैं उसमें। चलिए, तो एप्लीकेशन देके और जो भी उसका प्रोसीजर होता है, फॉर्म वगैरह भर के वो कर सकते हैं। तो कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है या पूरी ट्यूशन फी उसमें माफ? इसमें पूरी ट्यूशन फीस माफ रहती है। चलिए, तो एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है स्टूडेंट्स को जो ऐसे परिवार से आते हैं, जितना बड़ा खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए ये ट्यूशन फी वेवर काफी अच्छी चीज आपने बताई तरुण जी हमें। अर्चना जी, क्या इस वक्त स्टूडेंट्स में इंजीनियरिंग को लेकर उतना क्रेज है? क्योंकि एक टाइम पर हमने देखा काफ़ी बूम था इंजीनियरिंग करने के लिए, स्टूडेंट्स काफ़ी आगे आते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया है पिछले कुछ सालों में, हम देखें कई इंजीनियर्स इस वक्त इंडिया में ऐसे हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल पाया, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है। तो क्या ऐसे में आप क्या ट्रेंड देख रही हैं? बच्चे अभी भी इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या कुछ कमी आप देखती हैं उसमें? ऐसा है कि इंजीनियरिंग का ट्रेंड हमेशा से सही चल रहा है और अच्छा चल रहा है। पिछले साल के बनिस्बत इस बार कंपेयर करें तो थोड़े से कम एप्लीकेशंस आए हैं JEE के लिए, क्योंकि इसका एक कारण ये है कि बहुत सारे नए फील्ड्स खुल चुके हैं, बच्चों के सामने बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिफरेंट फील्ड्स में। जैसे कि कॉमर्स अगर बच्चा लेता है तो CA कर सकते हैं, ICWA कर सकते हैं, लॉ है जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, लॉ का कोर्स करते हैं बच्चे, होटल मैनेजमेंट है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि ग्रेजुएट कोर्सेज खुल गए हैं नए नए। फैशन डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले नहीं हुआ करती थी। तो बच्चों का रुझान जिस तरफ होता है, इंटरेस्ट जिस तरफ होता है, वो उस तरफ आकर्षित होता है। तो इंजीनियरिंग के लिए वैसे तो देखा जाए तो हमेशा से एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री स्लो डाउन, कभी कभी एक फेज़ आता है जब इंडस्ट्री स्लो डाउन हो जाती हैं, जब ग्रोथ कम हो जाती है, GDP और जो भी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी कम हो जाता है और थोड़ा सा रिसेशन आ जाता है, तब कंपनीज उतने बच्चे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। पर ये हमेशा का ट्रेंड ऐसा नहीं रहेगा, ये एक लाइफ साइकिल है जो एक बार ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे आता है और फिर ऊपर चढ़ता है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इंजीनियर्स की ज़रूरत तो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि देश को तरक्की करना है और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स के हिसाब से नए नए लाना है,
तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें इंजीनियर्स ही करते हैं। तरुण पारे जी हमारे साथ बने हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। अर्चना जी का रुख कर लेते हैं। अर्चना जी, जैसा कि आपने बताया कि आने वाले दिनों में, आने वाले दौर में इंजीनियर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स की हम बात करें, क्या कुछ स्कोप है उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी और प्राइवेट सेक्टर्स में भी? जी मैकेनिकल इंजीनियर्स का काफ़ी प्रॉस्पेक्ट है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हैं। एक्चुअली हर सेक्टर में हम देखें, कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, या आईटी हो, या फिर कहीं भी हो, मतलब सिविल एविएशन हो या रेलवेज़ हैं, फिर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ भी हैं और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ भी हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में जैसे रेलवेज़ हैं या फिर डिफेंस सर्विसेज हैं, इन सब में मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज़ भी जो नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं या जो ओल्ड प्रोडक्ट्स को ही सेल करती हैं मार्केट में, इतने सारे ब्रांड्स आप देखते हैं, इतने सारे चीज़ें आती हैं मार्केट में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते हैं, इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट्स आते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं वो प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो इन सारी प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनियां हैं और बेचने वाली कंपनियां, इन सभी को इंजीनियर्स की ज़रूरत है। और स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ये मैकेनिकल इंजीनियर्स करते हैं। यानी आने वाले दिनों में भी और अभी भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट आकांक्षा जुड़ी है, भोपाल से इन्होंने कॉल किया है। जी आकांक्षा, बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? एक्चुअली मैम मुझे जानना था कि मैंने JEE के एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, बट मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा मुझको? जी ये काउंसलिंग से जुड़ा सवाल है, क्योंकि काउंसलिंग में ही ये पता चलेगा कि कैसे आकांक्षा को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। तो तरुण, क्या इस पर आप हमें कुछ बताएंगे? जी, जैसे कि आपने बताया, आपने JEE मेंस एग्जाम नहीं दिया है। दे दिया है जी, और उसमें कितना नंबर स्कोर किया है आपने? चलिए, आकांक्षा का कॉल इस वक्त तो कट गया है, बहरहाल आप हमें एक आइडिया दे दें आकांक्षा को कि किस तरह के मार्क्स उनके होंगे तो उन्हें मिल जाएगा मैकेनिकल। JEE में मेंस में अगर इनके 45 से ज़्यादा नंबर हैं और 12th में इनका 65+ % है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जो उनका इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ये अपना चॉइस फिलिंग करके मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, एट ए टाइम 2-3 कॉलेजेस में भी ये डाल सकती हैं अपनी एप्लीकेशन? जी बिल्कुल। चलिए, तो आकांक्षा ऑल दी बेस्ट। आई होप कि आपको मिल जाए आप जो सब्जेक्ट चाहती हैं वो, और अगर जैसा कि तरुण जी ने बताया है, अगर ऐसे मार्क्स हैं आपके तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ऑल दी बेस्ट। तरुण, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि काउंसलिंग के वक्त जब स्टूडेंट पहुंचते हैं तो बड़ा डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर क्योस हो जाता है, तो उस वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें पहले से अरेंज करके फाइल बना के रख लेना चाहिए अपने पास? जी, डॉक्यूमेंट्स का ऐसा है कि उनको अपने हिसाब से देखना चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जरूरत पड़ती है JEE मेंस के स्कोर कार्ड की। इनके पास JEE मेंस का स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसके बाद एज प्रूफ के लिए इनके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th की मार्कशीट। उसके बाद 12th इन्होंने पास की, उसके प्रूफ के लिए 12th की मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद अगर ये MP स्टेट में है तो ये डोमिसाइल लेटर होना चाहिए इनके पास। अगर किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का इन्हें एडमिशन लेने से पूर्व, रजिस्ट्रेशन से पूर्व होना जरूरी है। जी, यानी एक चेकलिस्ट बना लीजिए इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की और अपने फाइल को अच्छे से अरेंज कर ले, नंबर वाइज सारे डॉक्यूमेंट्स रख लें, तो उस वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर प्रोफेसर अर्चना, जैसा कि आपने बताया कि एक अच्छे इंजीनियर को कभी किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी, लेकिन स्टार्ट जो बेस होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए इंजीनियर का, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जिस कॉलेज में पढ़ रहा है स्टूडेंट, वो कॉलेज बेहतर हो, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हों और फैकल्टीज़ अच्छी हों। तो हमारे प्रदेश के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें या फिर भोपाल के स्टूडेंट्स की बात करें, तो किस तरह के कॉलेजेस अवेलेबल हैं यहाँ पे? क्या उस तरह का एनवायरनमेंट, उस तरह की पढ़ाई यहाँ के स्टूडेंट्स को मिल सकती है जो आगे चलकर वो एक अच्छे इंजीनियर बने? जी, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, और उसमें से जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग आप देख सकती हैं वेबसाइट्स पे डाल के, गूगल सर्च में देख सकती हैं, या किसी भी सर्च इंजन पे डालेंगे तो आपको रैंकिंग आ जाएगी सारे कॉलेजेस की। ऐसा वैसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि
समय तो बदलता रहता है, हर बार एक नया कॉलेज भी टॉप पे हो सकता है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप जिस कॉलेज के बारे में जानना चाहती हैं वहाँ जाके विज़िट करिए और वहाँ की लैब्स और वहाँ की फैकल्टी से मिलिए। वहाँ उनसे बातचीत करने से और लैब्स को देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट है, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं, किस तरह की कंपनीज आती हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती हैं। तो क्योंकि एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है इन 4 सालों में। एक इंजीनियर जो एक 12th पास बच्चा जो होता है वो सभी चीज़ों से गुज़रता है 4 साल में। उसको पढ़ाई के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेना है और जिससे उसकी पर्सनालिटी एक निखर के और उभर के सामने आती है। 4 साल बाद जब 3 साल 3.5 साल बाद जब कंपनीज आती हैं तो उसकी पर्सनालिटी में एक विशेष और एक डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज पाया जाता है अगर वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ता है। तो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा जो जब एडमिट होता है और जब पास आउट होता है उन दोनों में बहुत डिफरेंस देखा जाता है। जी बिल्कुल। तो अच्छे कॉलेज की डेफिनेशन आपने बता ही दी कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, यानी किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता है यहाँ पर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी जाकर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे या फिर आगे चलकर, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है तो मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ आने के लिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, काउंसलिंग के बारे में हमें बताने। धन्यवाद। तो आज हमने जाना लक्ष्य में कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरह के मार्क्स आपको चाहिए और आगे क्या फ्यूचर है मैकेनिकल इंजीनियर का। तो बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य देखने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।